स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी तीसरी यूनिट। उससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं और दूसरी यूनिट हमारी साथ साथ में जो है मैथमेटिकल गणितीय जो कल्पनाएं जो है, गणितीय जो कैलकुलेशन है वो हमारी चल रही है। और इसके साथ साथ हम क्या है कि थर्ड यूनिट जो हमारी है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है क्या आपके कोलाइडल अवस्था होती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये एक वैज्ञानिक था, कौन सा? टॉमस ग्राहम। तो टॉमस ग्राहम ने क्या किया कि द्रव माध्यम में विकसित होने के आधार पर पदार्थों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया है। एक तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड और एक क्या बोलते हैं? कोलाइड्स बोलते हैं। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विलयन में शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड कहते हैं। ये पदार्थ जो एनिमल हो या वेजिटेबल झिल्ली से आसानी से गुजर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली से ये क्या होते हैं? ये पास आउट हो जाते हैं। जैसे यूरिया हो गया, शक्कर हो गया, नमक हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनको क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको ये जो आपकी एनिमल है और वेजिटेबल झिल्ली, ये क्या होती है बेटा? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य किसको कहते हैं? एक तो होती है पारगम्य झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों जिसमें से पास आउट हो सकते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है। एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें से केवल विलायक के जो अणु है वो पास आउट होते हैं। तो ये जो आपके क्रिस्टलॉइड हैं ये क्या होंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली से पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद हो गया बेटा कोलाइड। ये विलयन में बहुत धीरे धीरे विस्तृत होते हैं तथा ये किससे? एनिमल और वेजिटेबल जो है उस झिल्ली से नहीं गुजर सकते। जैसे स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? इसी वर्ग के सदस्य, और इनको अपने क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बाद इसके अध्ययन हुआ कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक माध्यम में यह क्रिस्टलॉइड की तरह काम करेगा और किसी एक दूसरे माध्यम में कोलाइड की तरह कार्य कर सकता है। जैसे NaCl है, अगर आपने इसमें जल में घोल दिया इसको, तो ये क्या है? क्रिस्टलॉइड है। अर्थात यह क्या होगा? आपका अर्धपारगम्य झिल्ली से पास आउट हो जाएगा। यदि इसको अपने किस में घोला? बेंजीन में घोला। बेंजीन में घोला तो यह क्या बन जाता है? कोलाइडल विलयन बन जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली की से यह पास आउट नहीं होता। दूसरा जैसे साबुन है, साबुन को जल में घोलेंगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप बेंजीन में घोल दिया साबुन को तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली से पास आउट हो जाता है। ठीक है बेटा। फिर ये क्या कहता है कि कोई भी उसमें हम आगे अध्ययन करेंगे कि कोलाइडल विलयन कैसे बनाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो उचित परिस्थितियां लगा के आप कॉपर है, Ag है, ये Au है, Pb है, आदि पदार्थों को अपने क्या बना सकते हैं? कोलाइडल विलयन बना सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया इसके अंदर। तो कोलाइडल स्टेट के अंदर है क्या, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो यदि कोई पदार्थ किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विकसित हो कि उसके कणों का आकार कितना हो? लगभग 100 एंगस्ट्रॉम हो, या इसको नैनोमीटर में बदल लेना आप हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसकी अवस्था को कोलाइडल स्टेट कहते हैं। ठीक है। तो कितना होना चाहिए उसके कणों का आकार? 100 एंगस्ट्रॉम के अंदर होना चाहिए। वास्तव में क्या है? कणों के आकार के आधार पर इसको अपने 3 भाग में बढ़ते हैं। 3 भागों के अंदर इसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। पहला होता है इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, दूसरा होता है सस्पेंशन, और तीसरा होता है कोलाइडल स्टेट जो होता है। तो पहला हो गया इसमें ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं? इन विलयन के कणों का आकार क्या होता है? 1 से 10 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात ये शीघ्रता से विकसित हो जाते हैं। ये वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है। अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगम्य झिल्ली दोनों से ये क्या हो जाते हैं? पास आउट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों से क्या होंगे बेटे? पास आउट हो जाते हैं। ठीक है। कौन? वास्तविक विलयन जो होता है। ठीक है। इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, ये आसानी से उसमें से क्या होंगे? ट्रू आपका परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है। ये स्थायी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और विलेय और विलायक को घोलने के बाद हम उनमें आपस में पहचान नहीं कर सकते। जैसे नमक हो गया, नमक को आपने पानी में घोला। जब नमक को अपने पानी में घोलते हैं तो क्या घोलने के बाद हमें पता चलता है कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है ना? हमें तो क्या पता चलेगा? नमक का विलयन पता चलता है। हम न तो नमक के कणों को देख सकते हैं, न ही पानी के कणों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन। जैसे शुगर को आपने पानी में घोल दिया, तो अगर घोलने के बाद क्या हमें पता चलता है कि शुगर का है पानी का है? हमें तो सिर्फ विलयन का पता चलता है कि विलयन मीठा है। अर्थात हम इसमें जो आपके विलेय और विलायक है उसके कणों को न तो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, न ही माइक्रोस्कोप की सहायता से
देख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, वास्तविक विलयन के अंदर विलेय और विलायक दोनों के कणों को हम आसानी से नहीं देख सकते। फिर उसके बाद है बेटा इसके अंदर सस्पेंशन या भारी निलंबन। तो इसमें क्या होगा, कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, लगभग 200 एंगस्ट्रॉम होता है या इससे भी बड़ा होगा, और ये क्या होगा, गुरुत्व बल के कारण क्या होगा, फंदे के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या है, जो आपका विलेय है, विलेय को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, विलेय को हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि वो नीचे एक पेंदे में बैठ जाएगा। विलेय और विलायक, और ये ध्यान रखना है जो आपका सस्पेंशन होता है ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस विषमांगी विलयन होता है। विषमांगी जानते हो, जिसमें विलेय और विलायक दोनों को आप अलग अलग देख सकते हैं। और वास्तविक विलयन जो होता है ये क्या होता है, हमेशा समांगी विलयन होता है। वास्तविक क्या होता है, समांगी। समांगी का मतलब घुलने के बाद हम दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि विलेय कहाँ है और विलायक कहाँ है। इसमें हम दोनों को देख सकते हैं। तीसरी चीज ये ध्यान रखना है कि यह न तो पारगम्य झिल्ली से पास आउट होता है, न ही अर्ध पारगम्य झिल्ली से पास आउट होता है, क्योंकि इनके कणों का आकार बड़ा होता है। तीसरा हमारा गया कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट भी क्या होता है बेटा, विषमांगी होता है। पहली चीज ध्यान रखना है, ये कोलाइडल अवस्था भी क्या होती है, विषमांगी होती है। क्या होती है, विषमांगी होती है। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच की अवस्था है, अर्थात कणों का आकार 5 एंगस्ट्रॉम से तो बड़ा होगा और 200 से छोटा होता है। तो इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, और ये होता क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस होता है। तो ये तो हमारे हो गए 3 प्रकार के कोलाइडल, 3 प्रकार के विलयन। तो विलयन कितने प्रकार के हैं, 3 तरह के, वास्तविक है, फिर आपका निलंबन सस्पेंशन है, और तीसरा कौन सा है, कोलाइडल स्टेट है। अब हम इसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच में हमारा क्या डिफरेंस है, किस किस के बीच में, वास्तविक और कोलाइडल विलयन। वास्तविक विलयन क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं, पारदर्शी होते हैं और समांगी होते हैं। ये क्या होंगे बेटा, विषमांगी होते हैं। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन ये सिंपल फिल्टर पेपर से, ये जो है कोलाइडल विलयन सिंपल फिल्टर पेपर से तो गुजर जाते हैं, लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये वस्तु और जांतव झिल्ली क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इससे नहीं गुजर सकते। इनको अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनको क्या है, हम देख सकते हैं। ठीक है, ये कण अधिशोषण नहीं दर्शाते, ये कण अधिशोषण दिखाते हैं। ये ब्राउनियन गति, टिंडल जो आपका प्रभाव है या विद्युत कण संचालन नहीं दर्शाते। इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, जिनके हम बाद में अध्ययन भी करेंगे। ठीक है बेटे, अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, कोलाइडल विलयनों का अध्ययन करते हैं। और इसमें क्या होती है बेटा, 2 अवस्था होती है। एक तो होती है डिस्पर्स्ड फेज होता है, प्रीशिप्त प्रावस्था जिसको बोलते हैं, और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो इसके अंदर 2 प्रावस्था होती है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये डिस्पर्स्ड फेज जो होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, ये विलेय की तरह। जैसे हमें विलयन होता है ना, विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक होता है ना, और प्रक्षेपण माध्यम जो है ये विलायक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, विलायक की तरह यह क्या करता है, कार्य करता है। तो डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था किसको कहते हैं, वह प्रावस्था जो कम मात्रा में उपस्थित होती है या जो विलेय की भांति कार्य करती है। ठीक है, उसे आप क्या कहते हो, परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। तो इसे असंतृप्त अथवा आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न स्थूल कण होते हैं जिन्हें कोलाइडल कण कहते हैं। ये वास्तविक, ये कण सच्चे वास्तविक विलयनों के कणों से काफी बड़े होते हैं। इतना कुछ याद ना करके हम सिंपल इसमें लिखें प्रक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि वह प्रावस्था जो विलेय की भांति कार्य करती है, अर्थात जो कम मात्रा में उपस्थित होती है, उसे अपने क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। बस इतना आप इसको याद रख लीजिए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आपका हो गया प्रक्षेपण माध्यम, तो यानी कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा विलायक की भांति कार्य करता है। ठीक है, जो प्रावस्था अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा किसकी तरह कार्य करे, विलायक की भांति कार्य करता है, उसे आप क्या कहते हो, प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य रूप से आपने यही याद रखना है। दूसरा होता है, क्योंकि कोलाइडल विलयन होता है वो कम स्थायी होता है। कम स्थायी होने के कारण क्या करता है, उसमें एक स्थायी कारक भी मिला देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा यौगिक है जो कोलाइडल कणों को एक दूसरे से पृथक करता है, अर्थात कोलाइडी अवस्था को बनाए रखता है। अगर ये नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएंगे और उसका क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं बेटे,